ये कहानी है फाफा माऊ नाम के एक गांव की, जहां एक लालची जमींदार रहता था। जमींदार इतना लालची था कि एक ढेला भी मुफ्त में किसी को ना देता। हमारे खेतों के आलसी मजदूर मैंने सुना है कि दिन भर घूमते रहते हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसा भी होता है क्या भला? जब उन्हें पूरी मजदूरी देंगे आप तो वो काम जरूर करेंगे। एक तरफ लालची जमींदार जो अपने मजदूरों से काम तो करवा लेता है, लेकिन उन्हें उनके पैसे देने के समय सारे बहाने बना देता है। आज उस जमींदार से पैसे निकलवाने ही हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम जाकर अपने पैसे लेंगे। सारे मजदूर मिलकर जमींदार के पास जाते हैं, जिससे जमींदार चिढ़ जाता है। आज महीने की पहली तारीख है, वेतन का इंतजाम हो जाता तो हमारे लिए अच्छा होता। कैसे पैसे? मुझे मुंशी जी ने बताया कि तुम बस दिन भर खेतों में आराम करते हो, एक दिन का काम पूरे हफ्ते में करते हो। इस हिसाब से तो तुम्हें मुझे किराए के पैसे देने चाहिए। हैं? कैसा किराया मालिक? हम कुछ समझे नहीं। मेरे खेतों में रहने का किराया, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है। हमें हमारे पैसे दीजिए। मुझे इस महीने का काम दिखाओ। चलो, खेतों में मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं चलकर देखूंगा। जमींदार उन मजदूरों को लेकर खेतों की तरफ जाता है। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ जग्गू दादा खेतों में काम करने के बजाय सोते हुए नजर आते हैं। देखो, ये हो रही है मेहनत। जमींदार जग्गू दादा को उठाने की कोशिश करता है। अरे जग्गू, उठो, देखो खेतों में हल चलाना बाकी रह गया है। कितना सारा काम पड़ा है, कब करोगे तुम? तुम्हें पता है काम करना कितना बड़ा पाप है? जग्गू दादा, मालिक हमारे सामने खड़े हैं, तुम सो रहे हो। जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। पैसे न होने के कारण सारे मजदूर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। अगर तुम दोनों ने अच्छे से काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। हमारी गलती। आधे महीने तो तुम ससुराल में रहते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चुप रहो तुम दोनों। जमींदार साहब के यहाँ मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। हमें खेतों में काम करना ही होगा। सारे मजदूर बिना मन के खेतों में काम करने लगे। जैसे ही जग्गू दादा ने जमींदार के खेतों में जैसे ही फावड़ा मारा, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये तो किसी चीज की आवाज है। मैं वहाँ से मिट्टी हटाकर देखता हूँ, शायद कुछ हमें वहाँ मिल जाए। घनश्याम और नीरज दोनों ही वहाँ से मिट्टी हटाने लगते हैं और वहाँ उन्हें चमकती हुई कांच की एक बांसुरी दिखाई पड़ती है। ये क्या? इस पे तो बांसुरी नजर आ रही है। इस बांसुरी से होगा क्या? लाओ, मुझे दो, मैं उसे बजाकर देखता हूँ। बचपन में मैंने मेरे नाना जी से कई सारी चीजें बजानी सीखी थी, हारमोनियम, तबला, लेकिन इसमें कहीं भी बांसुरी का जिक्र नहीं दिखा मुझे। तुम मुझे दो तो सही, मैं देखता हूँ। नीरज घनश्याम से बांसुरी ले लेता है और उसे बजाने लगता है। जैसे ही बांसुरी बजती है, उसकी मधुर गूंज से पूरा गांव गूंज उठता है। क्या मधुर स्वर है। नीरज बांसुरी बजाता ही रहता है। उतने में ही उसमें से एक बड़ा सा जिन निकल कर आता है, जिसे देखकर सारे ही डर जाते हैं। अयो, कितने दिनों बाद धूप देखा जी। वणकनम्बा थैलाई बरे। उस जिन का भीषण शक्ल देखकर सारे ही डर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। अरे अरे, रुक जाओ जी, रुक जाओ। तुम लोगों की हर एक ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता जी। कमाल है, साउथ इंडियन जिन, ये कैसा मजाक है। अयो, मेरी पैदाइश के समय मैं तमिलनाडु में था जी। मैं रजनीकांत अन्ना का बहुत बड़ा फैन जी। क्या सच? तुम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो?
लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझे अब हमेशा ही काम देना होगा। अगर हमने नहीं दिया तो तो मैं तुम्हें बादलों के बीच ले जाऊंगा जी, और तुम्हें वहां से नीचे छोड़ दूंगा। हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। पागल हो गया? इतना अच्छा बकरा मिला है, उसे हलाल करना है हमें। भाई साहब, तुम एक काम करो, ये सारे खेत जोत डालो और हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हमें दो। ये हुई ना कुछ बात जी। राजनी अन्ना की कसम, तुम दूसरा काम ढूंढ कर रखो। घनश्याम के इतना बोलते ही उस जिन ने सारा काम पूरा कर दिया और उनके लिए धूप में बैठकर पकवान बनाने लगा। ये तो बड़ा अच्छा काम है। सांझ हुई नहीं और इस जिन ने पूरे खेत का काम पूरा कर दिया। भगवान किस्मत दे तो ऐसी। पहले तो चलकर जमींदार साहब से पैसे लेंगे और कई खेतों का काम भी ले लेंगे। लगे हाथ और पैसे बन जाएंगे। सारे मिलकर जमींदार के पास चले जाते हैं और उनके पास अपना किया हुआ कारनामा बयान करते हैं। क्या कहा तुमने? तुम सब ने मिलकर पूरे 3 महीने का काम कर दिया। इस बात का मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम जैसे आलसी मजदूर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। चलो मुझे लेकर, मैं भी तो देखूं। सरपंच जाकर उन आलसी मजदूरों के मेहनत को देखता है और उनसे कहता है, अरे बाप रे, आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? इतना सारा काम तुम दोनों ने चुटकियों में कर लिया। ये मैं मान ही नहीं सकता। हमें हमारे काम के पैसे दो और साथ में ढेर सारा काम भी दो। तब जाकर सरपंच ने उन्हें उनके हक के पैसे दिए। सारे आलसी मजदूर पैसे पाकर बहुत खुश थे। अरे वाह, ये कांच की बांसुरी तो वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन तुम भूल रहे हो, उसे हमें काम देते रहना होगा, वरना हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। उतने में ही वहाँ पर जिन दोबारा आ गया, जिसे देखकर सभी डर गए और जिन उनसे कहने लगा, अयो, मुझे और काम दो जी, वरना तुम सब की खैर नहीं। जाओ और पूरे गांव के जूते पॉलिश करो, जाओ। जिन ने चुटकी भर में ही पूरे गांव के जूते पॉलिश कर दिए और मजदूरों के पास आकर बोला, ये काम तो हो गया जी, अब जल्दी दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी दो। मजदूर ऐसे ही छोटे छोटे काम जिनसे करवा रहे थे और ये सब सरपंच जी ने छुपकर देख लिया। तब उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। एक जादुई जिन जो सारे काम कर रहा है, इसे तो मुझे अपने वश में करना ही होगा। सरपंच जी ने जाकर चुपके से कांच की बांसुरी को चुरा ली और उसे अपने घर में आकर बजाने लगा। वहाँ उनकी पत्नी नर्मदा भी थी। जैसे ही बांसुरी बजी, उसमें से एक जिन निकलकर बाहर आया। मुझसे जो काम करवाना है करवा लो, लेकिन काम करवाते रहो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सरपंच जी ने उस जिन से अपने खेतों के सारे काम करवा लिए। जिन अपने जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके सारा काम चुटकी बजाकर ही कर लेता था। अरे भाग्यवान, ये तो सारे काम चुटकियों में करता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें ये खा जाएगा। मुझे बड़ा डर लग रहा है। सरपंच और उनकी पत्नी नर्मदा ने सारे ही आलसी मजदूरों को अपने पास बुलाया और तब नर्मदा ने उनसे कहा, तुम सबने जिस जिन की वजह से सारे काम किए और खूब मजे किए, पैसे, दावत, लेकिन अब अगर हमने इस जिन को काम नहीं दिया तो ये हम सबको खा जाएगा। इसीलिए तो मुझे पहले से ही बड़ा डर लग रहा था। अब हम सब क्या करेंगे? तुम सब इस जिन से कहो कि हमें समुद्र के पास ले चलो। मैंने आपके जूते भी पॉलिश कर दिए। अब बताओ अगला काम क्या है? तुम हम सबको समुद्र के तट पर लेकर चलो, वहाँ हम तुम्हें काम देंगे। जिन उन्हें अपने साथ उड़ाकर समुद्र के तट पर लेकर जाता है। तब नर्मदा वहाँ पर कांच की बांसुरी बजाकर नर्मदा ने उस जिन से कहा, तुम्हें अब एक काम मेरे लिए करना है। कोई भी काम दे दो,
मैं उसे चुटकी में कर लूंगा। इन समुद्र की लहरों को तुम्हें तट पर आने से पहले ही रोकना है। जब तक ये लहरें आती रहेंगी तुम्हें ये काम करते रहना है। जिन ने जैसे ही नर्मदा की ये बात सुनी वो समुद्र की लहरों को रोकने में लग गया, लेकिन नाकामयाब रहा। जब समुद्र की लहरें जिन नहीं रोक पाया तो जिन ने रोते रोते कहा, मुझे जाने दो जी, मुझे अब और गुलामी नहीं करनी। मुझे दोबारा उस बांसुरी में जाने दो जी और इसी समुद्र में फेंक दो जी। कृपया करके बांसुरी बजाओ। राजनी अन्ना की कसम, अब मैं दोबारा इस धरती पर नहीं आना चाहता। जिन के गिड़गिड़ाते ही नर्मदा ने बांसुरी बजाई और जिन कांच की बांसुरी में दोबारा चला गया और उस कांच की बांसुरी को नर्मदा ने समुद्र में फेंक दिया। सारे आलसी मजदूर दोबारा सरपंच जी के यहाँ काम करने लगे और सरपंच जी और नर्मदा दोबारा अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। सीतापुर नाम का गांव था। वहां गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने के कारण छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनका बचा खुचा सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। एक छोटा सा घर बचा था, उन गांव वालों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूं तो करूं क्या? जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है। कृपा करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक गांव दिखाई पड़ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। वहां जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँव में चप्पल ना होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। अच्छा चलो, एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां रुक जाना चाहिए। वहां रुककर बचा खुचा खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस गांव से ठीक थोड़ी सी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस, अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तुम चिंता ना करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़ी, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। मालती, वो देखो, वहां पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद हमें वहां कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सबने बस ईंटें ही लाकर रखी है, किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। हाँ तो अब खाना भी ना खाएं क्या? इतना कर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से मैं निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो किसी और को क्यों नहीं काम पर रख लेते? हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है। मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करता। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूंगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहें तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काम बड़े ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा, कृपा करें। लगता है नया बंदर मिल गया। ये अगर मेरा साथ दे तो मैं इन कामचोर मजदूरों को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। बड़ी कृपा होगी मालिक, बस आप रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। सिर्फ एक ही सिफारिश है आपसे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेरा काम करके दे दो।
ठेकेदार ने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा एक जंगल के किनारे पर दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमें इतना संभाल दिया, हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने 1 महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहाँ कहा था कि पैसे दूंगा? मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है, कृपा करें और हमें हमारे पैसे दे दे। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर हैं, उसे मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद, हमारी किस्मत बहुत खराब है, हमने क्या पाप किया है भगवान जाने, हमें ये सजा क्यों मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो न खाने को खाना है, न रहने की कोई जगह है। कुछ दूर और चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़े से चील के बच्चे को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो पुण्य कर ले हम। हट जा, हट हट। गोपाल उन सुअरों को भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की सहायता की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम न होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। तुम बात कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उजड़ गया। अब क्या बताऊं बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, ये लो ये उपहार मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और अपने शक्तियों के माध्यम से उन्हें एक बड़ा सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसले का घर, इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुणों और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल के जीवन में मानो खुशियां आ गई। गोपाल उस घोंसले के घर में ही रहने लगा, जो कि विशाल था। देखते ही देखते गोपाल ने वहां पर अपना कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था और अब देखो पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ना, सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। गोपाल और मालती के घोंसले के घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो उनके बड़े से घोंसले के घर में अपने मजदूरों को लेकर जाता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर बस गए हो और मेरा व्यापार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर का। मेरे मजदूर इसे तोड़ गिराएंगे। इस घर को तोड़ दो, इनके सामान बाहर निकालकर फेंक दो। जी मालिक, अभी देखिए। ऐसा ना कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहां हमला करने जाते हैं,
वहाँ एक मायावी चील आ जाता है और उन मजदूरों के सामने खड़े हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। चील के इतना कहने से ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि चील कैसे लोगों की आंखों को निकालते हैं। मैंने सुना है कि चील आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूरों को वहीं छोड़कर चील से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल अन्य मजदूरों से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। ठीक कहा तुमने, अब हम हक की कमाई करेंगे। चील ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसले के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूरों के साथ लोगों का घर बनाकर उन्हें देने लगा।